अच्छा, आउटपुट निकालने की क्या फॉर्मूला बनेंगे अब बताइए सही है। बैठता हूँ। जीडीपीएमपी से क्या माइनस करेंगे कि एनडीपीएमपी आएगा? जीडीपीएमपी से क्या माइनस करेंगे? एनडीपीएमपी आएगा। एनडीपीएमपी से हमको अगर नेशनल इनकम निकालना है, सॉरी डोमेस्टिक इनकम निकालना है, क्या निकाल देखो ध्यान से। मेरा है एनडीपीएमपी, हम कहाँ पे है? एनडीपीएमपी पे है, और हमको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा है। क्या बोलिए? एमपी से एफसी में चले जाएंगे, डोमेस्टिक का निकालना है तो एनआईटी माइनस कर लेंगे। डोमेस्टिक इनकम है मान लो एनडीपीएफसी है, कहाँ है? और नेशनल इनकम निकालना है। अगर पॉजिटिव हो तो ये हम लोग कर लिए थे। अब देखो एग्जाम्पल 2 करेंगे। दिख रहा है एग्जाम्पल 2? बोलो हाँ या ना? हाँ दिख रहा है सर। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम जीवीए भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीवीए एमपी कह सकते हैं, और जीवीए एमपी को ये बोलते हैं जीडीपी। बोलो हाँ या ना? अरे यार क्या हो गया? पंद्रह सब क्या चला है? ऐसे चल रहा है ना? सब बंद करो। एवरी फैन 3V 3 बंद करो। चलो हो गया, बजाओ। झरझरा देता है पंखा से। कोई ऐसा पंखा नहीं है बना है, मतलब नहीं है कि जो पंखा चले आवाज नहीं हो? वही खरीदना पड़ेगा आपको लगता है। एसी का कॉस्ट सब में आ जाता है, एक बार खराब होगा सब में आवाज आता है। वो एक बार खराब होने में टाइम लगेगा ना, 2 दिन 5 साल। 3 साल तक पैसे सधा देंगे। मेरा कॉन्सेप्ट है कि जब तक ईएमआई चल रहा है पैसा, जैसे आईफोन का ईएमआई खत्म होगा सध गया पैसा। अब गिरे टूटे फटे जो भी अभी चल रहा है, अभी 20,000 चल रहा है। हाँ नहीं 20,000 बैलेंस बचा हुआ है। हाँ तो देखो पहला पॉइंट क्या है, सुनो। पहला में क्या निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, एमपी निकालना है, तो इसको जीडीपीएमपी कहेंगे। अब जीडीपीएमपी क्या है जानते हो? वैल्यू एडेड मेथड जानते हो, जो वैल्यू एडिशन है वही तो ग्रॉस जीडीपी है कि नहीं है? तो अब यहाँ सवाल में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और। तो देखो प्राइमरी वाले का जो वैल्यू एडेड होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ। अब सर वैल्यू एडेड निकलता कैसे है? तो वैल्यू निकलता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सर आउटपुट कैसे निकलता है? तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही कह सकते हैं। बोलो हाँ या ना? इसका भी हमको वैल्यू एडेड लेना पड़ेगा और इसका भी हमको वैल्यू एडेड। इस तीनों को जब हम जोड़ देंगे ना तो ये बनेगा जीडीपी, यानी सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 1 का जवाब क्या हो गया? ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि नेशनल इनकम निकालना है। तो दूसरा नंबर जब नेशनल इनकम निकालना है तो आपको एनपीएफसी निकालना है। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो पहला से हमको क्या रिजल्ट आ जाएगा? जीडीपीएमपी आ जाएगा ना? हाँ। तो जीडीपीएमपी से हम माइनस करेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करेंगे एनआईटी, फिर प्लस करेंगे एनएफआईए, तो हम पहुंचेंगे एनएनपीएस। ये बी कैंसिल होगा। बोलो हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब देखिए ध्यान से, सवाल की शुरुआत होती है और ये क्या दिया हुआ है? आउटपुट। मतलब सर अब हमको ये वाला ढूंढना नहीं है, बच गए। बोलो हाँ। आउटपुट दे दिया तो सेल्स की क्या जरूरत है? चेंज इन स्टॉक की क्या जरूरत है? सर है भी नहीं यहाँ पर।
आउटपुट दे दिया तो हमको इंटरमीडिएट कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? इंटरमीडिएट कॉस्ट, बिकॉज आउटपुट है, वैल्यू नहीं है। तो आउटपुट दे दिया यहाँ पर तीनों का, दे दिया। अब आउटपुट माइनस क्या आएगा? ओहो, क्या है? क्या है? आईसी है। आईसी है। 800 माइनस 400 200 माइनस 100 300 माइनस 50 250। तो यहाँ तक मेरा कहानी खत्म। यानी ये और ये बन गया वैल्यू एडेड। बोलो हाँ। 400 यहाँ आया था, 100 यहाँ आया था, 500 यहाँ आया, 250। टोटल कितना आ गया? बोला ना 750 लाख आ गया। एक नंबर बन गया। जी सर। हम कहाँ पे 750 पे आ गए। अब हमको क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन का एक और नाम है। बहुत अच्छा जवाब, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स। ये माइनस कर दो 80 यहाँ से, यहाँ ले लो कितना? बोलो यस सर। 80। अब हमको ढूंढना है क्या? एनआईटी कैसे निकलता है आप बताइए। आप बताइए। हाँ, एनआईटी का फॉर्म क्या है? दो चीज का दिया हुआ है क्या? ये बेटा एनआईटी नहीं दिया हुआ, निकलना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, इसमें से 50 माइनस 30। ठीक है। अब क्या चाहिए हमको? पॉजिटिव तो प्लस और नेगेटिव तो माइनस। फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेसिडेंट फ्रॉम, ये इनफ्लो है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलो हाँ। कितना? 10 लाख। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बोलो हाँ। कितना? 3 लाख। नेगेटिव आ गया। बहुत दुख हुआ सुनकर हमको। कोई बात नहीं सर, लाइफ 10 समझ गए ना? बोलो हाँ या ना? बोलो कितना आएगा? 690। सब लोग बोलो। 690। अरे सब लोग बोलो, उधर से बोलो। 750 माइनस 80 कितना? 670। यस सर। 670 माइनस 670 माइनस 30 वही तो 640 माइनस 10 630। प्लस दिखाया हुआ है। क्या रे रणबीर कपूर बनने जा रहा था 690 वाला, किधर है? 630 कितना होगा? अब बोलेगा सर हम तो बना दिए, अब आप लोग बनाइएगा। यस सर। तू तो पहले बनाएगा, तू गलती करता है। निकालिए पहले वैल्यू, आप वैल्यू निकाल बना दे कि बना लीजिएगा? बनाइए। यही बनाइए, सजा के बनाइए। सजा के फूल पत्ती वाला। क्या मैच? नहीं सर, 200 एक बनाया था। 200 एक बार चाहिए था, 2 है 90 दिया था। नहीं सर, एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। एलबीडब्ल्यू जैसे 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था। ये चीज नहीं है, जैसे फाइनल हुआ था। यस सर। वहाँ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। बना लो कुछ है, नहीं बना लिखा ना वैल्यू, लिखो ना क्वेश्चन ए वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू कैन बी करो। चाहे बना देते हैं, बना दे। सर इसमें भी कॉलम बनाना पड़ेगा। आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं। आप अच्छे बच्चे। चंगेज खान मिल के जाना। मिल के जाना। कोई बाहर है क्या? आवाज बाहर से आया है। ये बाहर ही तो बैठा हुआ है।
दिनेश शक्ति है। कोई नहीं क्वेश्चन में वो क्वेश्चन है लिखो, क्वेश्चन लिख लिए ना? क्वेश्चन लिख रहे हैं? किताब है सबके पास? यस सर। ऐसा सब किताब कैरी करो। गाड़ी नहीं है यही निकालना बेटा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यही ना होगा? इसका आउटपुट कितना था? 800, 800 400, 400 300 माइनस 400 400। इसका 50 100 अरे 150 कहानी पे चिल्ला रहा ये जो है ना, आज सब तो पी के नहीं आया है। नंबर भूल गया। ये 250 होगा। अब आप जीडी पे भी आ जाएगा सबका तीनों मिला के। 4 1 5 2 750 हो गया बेटा। अब आपको ये ए हो गया। डी क्या निकालना है? नेशनल इनकम। जो बोलेगा निकालना दीजिए सर। निकाल दिया सर। 99 का बोलेगा ही निकाल दीजिए। निकाल दीजिए। वाह, आपको तो उपाधि मिलेगा। क्या मिलेगा? उपाधि। माइनस बताओ, फॉर्मूला बनवाओ। फॉर्मूला बनवाओ, क्या माइनस करेंगे? फिर फॉर्मूला बना दिए। बना दिए। अब समझ बना लीजिए। जब से कितना था? 80 था। ये कितना था? 10। 10 माइनस में 10 यही ना होगा फॉर्मूला? माइनस 10 630 लाख। अब बात नहीं करेगा। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड थे। कितने मेथड थे बेटा? एक था आपका आउटपुट मेथड, जिसपे हमने 2 सवाल किया। आउटपुट मेथड में आप इतना, आप देखिए घर पे जाके रिवाइज करिएगा, नहीं रिवाइज करिए तो भूल जाइएगा। एग्जाम में हमेशा एक सवाल आता ही आता है, कोई भारी नहीं आता है। बट अगर इस प्रकार का सवाल आएगा, जब तक प्रैक्टिस में नहीं रहेगा, बनाइएगा कैसे? बुझाएगा नहीं क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। क्योंकि एनआईटी हमेशा प्लस माइनस ही होगा और एनएफआई हमेशा प्लस होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। डिपेंड करता है कि अप्रोच या सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। फिर आप जब वैल्यू निकालते हैं तो आउटपुट दिया हुआ है तो वहां से चलिए, अगर सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स से आउटपुट पे चलेंगे, फिर आउटपुट से वैल्यू रेट पे आएंगे। तो डिपेंड करता है कि कहाँ से हमको शुरुआत करनी है। जैसे इलस्ट्रेशन 1 एकदम आसान था, इलस्ट्रेशन 2 एकदम आसान था, जो आप लोग आसानी से बना दिए। हाँ, कुछ बच्चे को दिक्कत हुई। दिक्कत इसलिए हुई प्रेजेंटेशन सर नहीं आता है। आप तो समझा दिए, ओरली बना दिए, लेकिन प्रेजेंट करना सिखाइए, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तो आप हमको सिखा दीजिए। तो हमने आपको यहाँ पर बता दें कि ऐसे प्रेजेंट करके बनाइए। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है ना, वो एग्जाम में एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है, अट्रैक्ट करता है नंबर देने के लिए, मजबूर कर देता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए एग्जाम में कॉपी पे इतना अच्छा से प्रेजेंट करो कि भैया कि वो मजबूर में आंसर नंबर दे ही दे। आंसर सही लिखिएगा, गलत नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। और अगर आंसर सही है और हैंडराइटिंग खराब है तो नंबर नहीं मिलेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सही आंसर, गुड हैंडराइटिंग। गुड हैंडराइटिंग, रॉन्ग आंसर, नो नंबर। आप सोचते कि हम हैंडराइटिंग इतना सजा देंगे और आंसर गलत लिख दिया तो नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पीयूष आप भी ध्यान रखिएगा। और अयान बाबू नहीं किया, उनका हैंडराइटिंग तो महामता के लोगों चाउमीन से भी बेकार है, और सही लिख के भी गलत नंबर उसको कम जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकली बहुत बच्चे के साथ, एक बच्चे के साथ अच्छा ऐसा हुआ है कि उनसे कम पढ़ने वाली बच्ची थी, वो सही, मतलब बिहार में क्वेश्चन तो इजी रहते ना, बना के आई, उसका हैंडराइटिंग अच्छा था तो उसको नंबर खूब आ गया, जिसका हैंडराइटिंग खराब था उसको नंबर कम गया।
तो हैंड राइटिंग मैटर करता है। चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आते हैं इनकम मेथड पे। बड़ा इजी है इनकम, मतलब बड़ा ही इजी है, क्योंकि इनकम मेथड में हमको सम फैक्टर ऑफ इनकम लेना है। क्या लेना है बेटा? सम फैक्टर ऑफ इनकम। अच्छा, इनकम मेथड से पहले थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो हम कुछ डेटा को ऐड करते हैं, लेकिन सब चीज को ऐड करेंगे ऐसा नहीं है। जैसे समझिए, ये क्या है? iPad। हमने इसको खरीदा, बोलो हाँ। हमने इसको खरीदा 60,000 का। कितना खरीदा? 60,000। प्रोड्यूसर ने मार्केट प्राइस में जीडीपीएमपी में 60,000 लिया होगा। अब मान लो वो खरीदा होगा 40,000 का, तो उसका आईसी रहा होगा 40,000। बोलो हाँ। 60 माइनस 40, आउटपुट 60, आईसी 40, तो जीडीपीएमपी उस आउट प्रोड्यूसर के लिए कितना हो गया? 20,000। तो जितना पीछे वाला प्रोड्यूसर जितना एडिशन किया होगा वो अलग की बात है। आप बताओ ये किसके पास आ गया? मैं कौन हूँ? गलत जवाब। अरे मैं ओनर भी गलत जवाब। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में मैं कौन हूँ? ए भाई, मैं प्रोड्यूसर हूँ। क्या हूँ? क्यों? मैं कोचिंग में यूज कर रहा हूँ। आपने घर में नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा शो थोड़ी देख रहे हैं, तो बोलिएगा सर हम आपको एक बार देखे थे कि आप स्टेटस लगाए थे कपिल शर्मा शो, रात में आप इसी आईपैड से देख रहे हैं, आप घर पे भी ले जाते हैं। छोड़िए, वो अलग की बात है, बट इसको हम बिजनेस से यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? तो ये मेरे लिए प्रोड्यूसर गुड्स है। कौन सा गुड्स है? प्रोड्यूसर गुड्स है। लेकिन मैं तो इसका फाइनल यूजर हूं ना। क्या प्रोड्यूसर फाइनल यूजर हो सकता है? एकदम हो सकता है सर। कैसे नहीं हो सकता है सर? हो सकता है। अब बताओ, ये जो गुड्स हो गया, अब इस गुड्स को हम यूज कर लिए। अब हमको एक नया आईपैड लेना है, मान लो मार्केट में एक आ गया। अब ये जो है हमको मन कर रहा है कि इसको हम एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? 30,000 रुपया हमको इसका मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 30,000 रुपया मिल रहा है। और कोई आएगा इधर क्या? आप आइए बेटा। लंबा जी आप आइए। हम इनके थ्रू बेचवाना चाहते हैं। हम इनके थ्रू बेचवाना चाहते हैं। इनके थ्रू, ये हमारे समझ लेंगे एक बीच के इंटरमीडियरी है जो ब्रोकर है। क्या है? अब ध्यान रखना, ब्रोकर को दलाल बोलते हैं, बट अकाउंट या कॉमर्स में इसको लीगल टर्म यूज किया जाता है। जानते हो कि शेयर खरीदने तो ब्रोकरेज दिया जाता है। यस सर। कितना? 30 भिजवा दीजिए। ठीक है, भिजवा देंगे। बोलो अरे भाई, बायर से बोलना ना, कैसे ब्रोकर है। 30 साल में भिजवाना है। कितना में? भिजवा दीजिए। अब जाइए आप। एक और कोई कस्टमर आ तो है बाबा, आ जाओ, आइए आप। पैसा नहीं है सर। तुमको 32 बेच दीजिए। बेचिए ना। 32,000 इनसे लिए। कितना लिए? 32,000। ये गुड सेकेंड हैंड है, हम बेच रहे हैं सेकेंड हैंड, क्योंकि हम तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना। यूज्ड गुड्स बेच रहे थे, सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड है। हम 60 में खरीदे थे। बोलो हाँ। हम 60 में, कैमरा में आ रहे हैं ना? 60 में बेचे खरीदे थे। 60 में खरीदे, यूज कर लिया। अब इनको हम 30 में सेकेंड हैंड बेच दिए। तो 60 का ना वैल्यू कम करके 30 में बेचे। लेकिन ये जो बीच में है, ये है ब्रोकर। कौन है? ब्रोकर या कमीशन एजेंट या क्या है? क्या कौन है? कमीशन। ये इनसे कितना लिए? 32। आप दीजिए पैसा। अरे कुछ भी दीजिए ना, 30,000 दीजिए ना। ये हाँ, अब दीजिए 32,000 दीजिए। कैमरा नजर नहीं आ रहा है। 32,000 रुपया ये दिए। कितना दिए? बोलो ना। ये हमको कितना दिए? 30,000। और 2,000 खा गए। कमीशन या ब्रोकरेज। क्या? अब जाइए आप दोनों, इसको रख के जाओ। देख लो, ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो हमने 30 में बेचा। हमने कितना बेचा? वो बात में 2,000 कमीशन मार ली, वो अलग की बात है। वो 2,000 मारे, 4,000 मारे। मुझे बताइए कि 30,000 रुपया क्या नेशनल इनकम का पार्ट होगा? नहीं। क्या 30,000 रुपया नेशनल इनकम का पार्ट होगा? एकदम नहीं होगा। सेल एंड परचेज ऑफ या सेल वैल्यू ऑफ परचेज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, दिस वाज द सेकेंड हैंड गुड्स। तो सेकेंड हैंड गुड्स पे जो सेल और परचेज करते हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी 60,000 रुपया नेशनल इनकम में जुड़ चुका है। ये कहलाएगा डबल कोइंसिडेंट। मतलब
एक ही चीज को आप 2 बार जोड़ रहे हैं। जैसे यूनिलेटरल ट्रांसफर याद है, मान लो कि हमको 1 लाख रुपए का सैलरी मिल रहा है, तो मेरे नेशनल इनकम में फैक्ट्री इनकम में जुड़ जाएगा 1 लाख। अब 1 लाख अपने छोटा भाई को 25,000 रुपया दे दिए, हम महीने का देते हैं, तो क्या उसके नेशनल इनकम में जुटेगा? उसका अर्न है कि अनअर्न्ड है? अगर उसका 25 जुट गया, मेरा 1 जुट गया, तो 1,25,000 जुट गया, लेकिन कमाई तो 1 लाख रुपया हुआ था, 1 लाख रुपया का इधर किसी को ट्रांसफर कर दिए, अनअर्न्ड नहीं जुटता। उसी प्रकार 30,000 रुपया जो है वो 60,000 का ही पार्ट है, जो ऑलरेडी 60,000 इस आईपैड का वैल्यू जुट चुका है। हाँ, इस सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने और सेल करने परचेज करने क्रम में जो ब्रोकरेज या कमीशन बना है वो जुटे, यानी 2,000 रुपया जो वो लिए हैं वही जुटेगा। अपनी बात समझ में आ रही है? यानी while we calculating the national income हमें सावधानी बरतना पड़ेगा। क्या बरतना पड़ेगा? सावधानी। सावधानी हटी और सावधानी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिकॉशंस। क्या बोलते हैं? प्रिकॉशंस। अब क्या क्या प्रिकॉशंस है समझिए। ये नहीं डिस्कस किया था कल। Precautions regarding value added method, यानी when we calculate the national income as per value added method, we have to be cautious कि हमें क्या सावधानी बरतनी है कि भैया क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। जैसे पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्या इसका वैल्यू लेंगे? is not included in estimation of GDP। नहीं लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी जो प्रोड्यूसर बेचा ना तो ले लिया, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो इंटरमीडिएट सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं बेचता है। अच्छा सर, हम लोग ये भी तो सुनते हैं प्री यूज कार जो बिकता है, सो प्री यूज कार समझते हैं? सेकेंड हैंड गाड़ी बिकता नहीं बिकता है? कहीं उसका तो बिजनेस कोई करता है ना। हम लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, बेचते हैं, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि मैं सेकेंड हैंड कार का डीलर हूँ, होता है ना सर, तो सेकेंड हैंड कार मैंने 100 कार खरीद रखा है, तो आप ही ऐसे कोई कंज्यूमर बिजनेसमैन होंगे जो यूज किए होंगे उसको तो बेच दिए होंगे, तो वो सेकेंड हैंड गुड्स हो गया, आपके द्वारा सेल किया गया वो नहीं लिया जाएगा। आउटपुट पे सेल वाली बातें ना आती है, परचेज तो इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। बोलो हाँ। मैं डीलर तो मैं प्रोड्यूसर कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? और आप लोग जैसे इंसान है, आप लोग अपना कार हमको दे दिए, कोई 3 लाख में बेचा, कोई 2 लाख में, कोई 2.5 लाख में। जन देखते करते होंगे कि बहुत सारी, जैसे दिल्ली मेट्रो सिटी में जाओगे तो BMW कार से भी आपको 8 लाख 10 लाख में मिल जाता है। तो मैंने वैसा कार सब खरीद के रख रखा है, लेकिन जब हम कार को डील करेंगे तो बेचेंगे तो कहेंगे उसमें मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा कुछ करेंगे, या हो सकता है कि जैसे हमने 2 लाख में खरीदा आपसे और किसी और को खरीदा तो उसको हम 2.25 लाख में बेच दिए। क्योंकि अगर मैं डील कर रहा हूं, मैं डीलर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, तो बिजनेसमैन का एक ही एम होता है प्रॉफिट। बिजनेस क्यों करते हैं हम आपसे 3 का खरीद कर 2.5 में बेच दें? ऐसा तो हम नहीं। घोड़ा घास से दोस्ती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता। बिजनेस में कोई दोस्त नहीं होता है। अगर कोई दोस्तों सामान खरीदने आया तो उससे सोचे कि भाई 1-2 रुपया प्रॉफिट ढूंढ मारना है इसमें, कॉस्ट से कम में किसी नहीं बेच सकते, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? अब घोड़ा और घास क्या है? तो वही है, एक बिजनेसमैन और एक उसका दोस्त जो उसके यहाँ खरीदने आ रहा है, कोई कस्टमर, यानी उससे प्रॉफिट बनता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि एक सेकेंड हैंड कार का डीलर है, वो कार खरीदा, जो भी खरीदा उसका आईसी है, क्या है? अब 3 लाख में खरीदा, 3.5 में बेच दिया, तो वो भी कोई सेकेंड हैंड, कोई कंज्यूमर सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा होगा, लेकिन वो खरीद किससे रहा है? बिजनेसमैन से खरीद रहा है, प्रोड्यूसर से खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? प्रोड्यूसर से। वो कोई कस्टमर से नहीं खरीद रहा है, वो यूज नहीं किया, वो खरीद कर बेच रहा है, चाहे सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो। अब वो 3 में खरीदा, 3.5 में बेच दिया, तो आउटपुट 3.5 लाख हो गया। बोलो हाँ। और आईसी कितना हुआ उसका? 3 लाख हुआ ना, तो 3 लाख तो निकाल देंगे ना, तो जीडीपी में कितना आएगा? 50,000। वही 50 उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ब्रोकरेज कमीशन जो मान लीजिए आप। तो लेकिन एक बायर टू बायर जो एक्सचेंज होता है, B2B समझते ना, OLX देखे हैं? OLX में B2B सॉरी C2C, आई एम सॉरी, B2B बायर माइनर, वो C2C होता है, कस्टमर टू कस्टमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है ये BST के टर्म में।
तो यहाँ C2C होता है, कस्टमर टू। यहाँ एक कस्टमर खरीद रहा है दूसरे कस्टमर से, तो सेकंड है, ऑब्वियसली सेकंड हैंड है, तो वहां वैल्यू नहीं लेंगे। लेकिन किसके थ्रू बेच रहा है वो? OLX के थ्रू। तो OLX के थ्रू जो बेच रहा है, तो OLX को कुछ कमीशन चार्ज कर रहा होगा, एकदम चार्ज कर रहा होगा, कोई प्रोसेसिंग फी कुछ चार्ज कर लेता है, वो जुटेगा नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम में जुटेगा, बिकॉज वो OLX की इनकम है। वो एक इंटरमीडियरी हो गया जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां पर डिफरेंट रीजन के कस्टमर आते हैं और वो गुड्स को लोकेट करते हैं, और वो उनको रीजनेबल प्राइस पे, जो भी अच्छे गुड्स है रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। क्योंकि ऐसे C2C करे तो कितना कस्टमर को हम जानेंगे जी। लेकिन एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाए तो वहां पर जिसको बेचना है उसी पे डाल देगा। जैसे जैसे ओला उबर, तो जैसे ओला उबर का अपना कार थोड़ी होता है, वो सब अपना कार पे खरीदता है, वो अपना कार को उस पे ये कर लेता है। किसी का रिंगटोन था क्या ये? हाँ होता है, किसी का कुत्ता के जैसा आवाज होता है, किसी का बिल्ली जैसा आवाज होता है। आजकल रिंगटोन भी खतरनाक रहता है। किसका कमाल है? ऐप का कमाल है। देखो एक बार बच्चा बोला ऐप का कमाल। चलिए ए बेटा वैसा रिंगटोन चेंज कर ला बेटा, डर लगे तो क्या हुआ है? मोबाइल में कुछ कर रहे थे वो? ओ पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। चलिए मेरे पास नहीं है, कोई दे देगा क्या सेकंड देखिए, कमीशन, वही कमीशन दलाली ब्रोकरेज लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। पढ़िए कमीशन लेंगे ना। Commission earned on account of sale and purchase of second hand goods is included. उसको लेना होगा। आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, एक समोसा वाला 100 समोसा बनाया, उसमें उसका 2 बेटा आया, पप्पा समोसा। तो स्कूल से आया, मतलब स्कूल के रास्ते में दुकान है, ले बेटा 2 समोसा तू खा ले, 2 समोसा तू खा ले। 4 समोसा, एक समोसे का दाम 10 रुपया। कितना रुपया? कितना हो गया? 40। वो जो 40 रुपया है, वो जो 40 रुपया है, और उसका जो 96 समोसा बेचेगा, क्या वो 40 रुपए नेशनल इनकम में जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे? मान लो उसका समोसा का दुकान नहीं रहता, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेचता ना उसको। देखिए जब आप प्रोड्यूसर हैं तो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। आप देखते होंगे कि इसे अकाउंट्स पढ़े ना, अकाउंट्स में अगर जैसे मान लो कोई प्रोप्राइटर, कोई रिटेलर है, रिटेलर का किराना का दुकान है और अपने दुकान से कुछ सामान अपने घर के लिए भेजता है, तो उसको ड्राइंग्स मानते हैं कि नहीं मानते? आपको अकाउंट्स में तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, उसका तो एंट्री करना पड़ेगा। अगर आप प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप बिजनेस के लिए मतलब कि बेचने के लिए कर रहे हैं, उसमें से सेल्फ कंज्यूम अगर कर गए तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेल्फ कंजम्पशन जो अगर होता है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और आप सोफा सेट बनाते हैं, उसमें से एक सोफा सेट बना के घर भेज दिए, तो सोफा सेट की जो वैल्यू होगी वो भी नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा। अगर आप सोफा सेट नहीं बनाते तो सोफा सेट आप खरीदते, सोफा सेट नहीं बना तो सोफा सेट खरीदते। इसलिए यहाँ थर्ड लाइन पढ़िए, ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द प्रोड्यूसिंग यूनिट। प्रोड्यूसिंग यूनिट जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको खुद कंज्यूम कर जा रहा है, तो उसको हम लेंगे। इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू, बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। उसके जो समोसा वाला जो समोसा बनाया तो बेचने के लिए बनाया था ना,
अब उसका बेटा आया तो लिया खाया, लेकिन वो जो समोसा बनाने का पर्पस क्या था? बेचना। अच्छा, आपके घर में मान लो मोमो समोसा अगर बना, आपके घर में बना, उसको आप कंज्यूम करेंगे, क्या आप उसको लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आप प्रोड्यूसर थोड़ी है वहां पर, आप सेल्फ कंज्यूम करेंगे। एक किसान अगर खेती कर रहा है, वहां फसल हो रहा है, वो फसल मार्केट में बेच रहा है, क्या उसको लेंगे? एकदम लेंगे। लेकिन मान लो कि आपके घर के पीछे खेत है, उसमें सब्जी उगा रहे हैं, वो सब्जी उगा के सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, तो नहीं लेंगे, क्योंकि आप हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड वाला ले रहा है, नहीं लेंगे। जैसे हाउस वाइफ घर में काम करती है ना, तो हाउस वाइफ जब घर में काम करती है तो उनके काम का वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म में वो मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उनके काम किए गए काम कोई मॉनेटरी वैल्यू से नहीं कर सकते, यानी एक हाउस वाइफ के द्वारा किया गया काम का नेशनल इनकम में पार्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन मान लो कोई लेडी कहीं बैंक में जॉब करती है, कोई मेड आपके यहाँ काम करने आती है ना, सुनिएगा, कोई मेड समझते हैं ना, मेड आपके यहाँ काम करने आती है, आप उसको 1250 रुपया देते हैं महीने का, कितना देते हैं? तो वो जाएगा कि जाएगा? हो जाएगा। आप सैलून गए, वहां पर बाल कटवाए या वो ट्रिमिंग करवाए दाढ़ी का, उसका डिस्ट्रिक्ट पार्ट हो जाएगा। लेकिन आप घर में ट्रिमर रखे हुआ, उसी से आप करते हैं ट्रिमिंग, तब लेंगे? नहीं लेंगे। उसी प्रकार जब हम अपने घर में रहते हैं, हाउस होल्ड अपने घर में रहता है, ध्यान सुनिएगा, उसका रेंट जो बनना चाहिए वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन प्रोड्यूसिंग यूनिट, जैसे मान लो कि मेरा बिजनेस है और मेरा ही बिल्डिंग है और उसमें अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो इसका रेंट हम नहीं ना पे कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस पर्पस से रेंट का खर्च तो बनाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। एक याद होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसे हम खुद पढ़ा रहे हैं ना, तो हम ये जो इसका सैलरी जो बनना चाहिए, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होगा इस कोचिंग के लिए, क्योंकि ये ओनर खुद काम कर रहा है, याद होगा, ठीक है ना। तो इम्प्यूटेड रेंट जो होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। एक प्रोड्यूसर अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि बेचने के लिए प्रोड्यूस किया है, लेकिन अगर वहां पर वो सेल्फ कंज्यूम करता था, उसको नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। लेकिन हाउस होल्ड का गुड्स प्रोड्यूस करता है, यानी एक घर वाला अगर सब्जी उगाता है अपने घर के लिए तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसान सब्जी उगाया बेचने के लिए तब लिया जाएगा। Imputed value of production of self-consumption is taken into account again because these goods are like those produced for the market, wheat produced and consumed by the farming family themselves. फार्मिंग फैमिली मतलब क्या हुआ? ये प्रोड्यूसर हो गया, फार्मर क्या हुआ? प्रोड्यूसर। लेकिन हम सेल्फ अगर कंज्यूम करते तो फार्मर नहीं कहलाएंगे, सेल्फ ये क्या बोलते हैं ना, हाउस होल्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? तो यही हमारे कुछ प्रिकॉशंस हैं। उसी प्रकार याद होगा, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स को लेंगे कि नहीं लेंगे? हटाते हैं ना, आउटपुट से इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करते हैं? निकालते हैं। इम्प्यूटेड रन को लेंगे कि नहीं लेंगे? ले लेंगे। सर्विस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट, सेल्फ कंजम्पशन से हम दाढ़ी बना रहे हैं, खुद कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम नहीं करेंगे। जैसे हाउस वाइफ का काम, सर्विस ऑफ हाउस वाइफ का काम हम नहीं लेते। ओल्ड एज पेंशन लेंगे? रिटायरमेंट पेंशन? रिटायरमेंट पेंशन लेंगे। अच्छा, स्कॉलरशिप लेंगे? नहीं लेंगे। समझ गए ना? चलो, इनकम मेथड याद होगा, कितने फैक्टर इनकम होते हैं? अच्छा, इनकम मेथड किसके पॉइंट से चलना होता है? हाउस होल्ड के कि प्रोड्यूसर के पॉइंट से? हाउस होल्ड के पॉइंट से। और कितने इनकम है बेटा? 4। क्या क्या है? पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बोलो हाँ। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 4। वो 4 क्या क्या है? सैलरी एंड वेजेस पेमेंट मेड इन कैश। पहला कैश वाला है, दूसरा इन काइंड, तीसरा रिटायरमेंट पेंशन, और चौथा ईपीएफ। कुछ शांत है बच्चा की समझ में नहीं आया किसी को? ये पहले भी बताए गए हैं।
हम बहुत बार बताया फैक्टर इनकम, ठीक है ना। दूसरा है रेंट। रेंट मतलब जैसे मशीन लगाए हुए, बिल्डिंग है, लैंड है, तो उससे आपको क्या मिल रहा है? रेंट। तीसरा है कैपिटल लगाए हुए, इन्वेस्ट किए, तो उससे क्या रहा है? इंटरेस्ट। जैसे हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल लगा रहे हैं, तो इससे हमको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। एक होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब हम खुद कोचिंग चला रहे हैं, मान लीजिए मेरा खुद का बिल्डिंग है, हम खुद अपना सैलरी बचा रहे हैं, हम खुद काम कर रहे हैं, बिल्डिंग का रेंट भी बचा रहे हैं, तो ये इसका जो इनकम जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इनकम। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 4 फैक्टर इनकम को ही हम जब सम अप करेंगे तो क्या बनेगा? नेशनल इनकम। यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बातें नहीं आएंगी, यहाँ एनआईटी की बातें नहीं आएगी, सीधे 4 फैक्टर इनकम को जोड़ोगे ना, और विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी अगर हुआ है तो उसको डोमेस्टिक इनकम कह दो। क्या कह दो? और उसमें एनएफआई जैसे ही जोड़ दोगे तो आ जाएगा नेशनल इनकम। यहाँ आउटपुट नहीं है, इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है, सेल्स नहीं है, चेंज इन स्टॉक नहीं है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सब्सिडीज नहीं है, तो ये सारे चीज प्रोड्यूसर वाले पॉइंट में आते हैं। हम लोग तो हाउस होल्ड वाले, हम लोग तो इनकम कमाने वाले आदमी हैं। प्रॉफिट में कोई डेप्रिसिएशन सुने हैं अभी तक? रेंट में सुने हैं? सैलरी में सुने हैं? और क्या इंटरेस्ट में सुने हैं? इधर नहीं सुने हैं। बात समझ में आई ना? चलो चलो आगे चलो। देखो, इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर पॉइंट्स होता है कि प्रोड्यूसर जो आपको पे कर रहा है वो फैक्टर पेमेंट कर रहा है, और जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है वो फैक्टर इनकम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट, that is compensation of employees salary and wages, rent, interest and profit to the owner, that is household of factor of production। अब factor production क्या होगा? लेबर से एम्प्लॉय को रेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा, लैंड जिससे रेंट मिलेगा, कैपिटल जिससे इंटरेस्ट होगा, एंड एंटरप्राइज जिससे प्रॉफिट होगा। During the accounting year, the sum total of the factor income generated within the domestic territory of a country by the resident as well as non-resident is called the domestic income। यार डोमेस्टिक टेरिटरी पकड़ना पड़ता है, चाहे कोई भी कमा ले। And net factor income from abroad is added to domestic income to find out the। तो यहाँ पर जब चारों फैक्टर इनकम जोड़ेंगे तो डोमेस्टिक आएगा, उसमें एनएफआई जोड़ दो तो नेशनल आएगा। यहाँ कोई डेप्रिसिएशन का काम नहीं होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। What are the factor income? सर तो बहुत बार हम लोग पढ़े हैं, बहुत बार जानते हैं। एक बार पढ़ा दीजिए सर, पढ़ा देते हैं। A factor income refers to income earned by earned। आप बोलिए सर, इस पे बहुत फोकस किए थे आप। earned और earned तो सर जानते हैं, कभी गलती नहीं होगा। earned बस 4 गो है। कितना है? 4 गो। सर आप अभी जो कमा रहे हैं ना earned है, और आप हमको अभी अगर समोसा खिला देंगे या आप हमको 10 रुपया दे दिए तो मेरे लिए अभी पापा हमको 50 रुपया दिए ऑटो वाला, जिससे हम 20 रुपया बचा लिए सर। ऐसा वो किए कभी? घर से पैसा मिला ऑटो रिक्शा के लिए पैदल चल दिए या दोस्त के बाइक पे चल दिए, ऐसा हुआ है कभी? अभी नहीं, वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किए, लाइफ में जरूर करिएगा। देखो, earned by person as a reward for rendering its factor service। ये यूनिलेटरल की बायलेटरल है? एक ही बच्चे जवाब देते हैं। आप सबके मुंह में क्या लड्डू डाल दिए हैं क्या? बोलिए ना, बायलेटरल की यूनिलेटरल है? हाँ, बायलेटरल। It may be in the form of wages, salary of his labor, rent for his land, interest for his capital, and profit for his entrepreneurship। It must be noted that the factor income are only earned income। It does not include any income which is not earned। जैसे old age pension, बोलो हाँ सर, स्कॉलरशिप हाँ सर, चैरिटी डोनेशन, हेल्थ हाँ सर, भैया विदेश में ट्रांसफर किए पैसा हाँ सर, ये सब नहीं होता। और for which a factor service has not been rendered। To illustrate, old age pension received by the senior citizen
is not their earning income. Therefore, old age pension is only the help provided by the government will not be the part of national. It is just a help by the government without anything in return. अब सरकार उस बुरा बताओ वो जो ऑक्सीजन से पैसे मांगे क्या? नहीं लेगी. Such receipts or payment are called the transfer receipt or transfer payment. इसको ट्रांसफर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यानी कि ये ट्रांसफर रिसीप्ट या ट्रांसफर क्या अर्न है कि अनअर्न है? अनअर्न है. तो देखते हैं ना. अब देखो ध्यान से. These are not included in the estimation of only the earned income. क्या? Earned income. Unearned नहीं जाएगा. Earned income कितने है? 4. कितने हैं? 4. वो 4 क्या क्या है? अरे बोलो. और प्रॉफिट. देखो ना, जब जोर से बोलोगे ना तो याद आएगा. प्रॉफिट. शर्माना नहीं है. यानी करना है? शर्माना नहीं है. जो शर्माया वो गया. गड़बड़ाया. गड़बड़ाया. आपसे ही सवाल सरल सवाल पूछेंगे. पूछिए. हाँ ठीक है. कंपनी 4 आइटम तो याद है. हम चाहते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि चारों पॉइंट पढ़िए खुद से. याद है. मैनेज करना इधर उधर. जो बचना चाहे कर लिए चारों. हाँ नहीं पहले चलो आगे हम लोग कल करते हैं. निकालो अकाउंट्स. यस सर. क्वेश्चन पूछ आगे. रेशियो में है. यस सर.